आधुनिक दुनिया में बिजली किसी जादू से कम नहीं है। हमारे घरों को रोशन करने से लेकर अस्पतालों और बड़े बड़े उद्योगों को चलाने तक यह ऊर्जा हर जगह मौजूद है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि यह अदृश्य शक्ति आखिर पैदा कैसे होती है। तारों के अंदर ऐसा क्या चलता है जो उपकरणों को पल भर में जिंदा कर देता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम विद्युत परिपथों के पीछे छिपे विज्ञान को बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस विश्लेषण में हम इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, विद्युत धारा और परिपथ। फिर समझेंगे विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद ओम का नियम और प्रतिरोध। फिर प्रतिरोधकता के नियमों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इन प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ा कैसे जाता है। चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जैसे ही टॉर्च का स्विच ऑन होता है, बल्ब तुरंत जल उठता है, मतलब पलक झपकते ही। ये तो साफ है कि स्विच ने बैटरी और बल्ब के बीच एक रास्ता बना दिया है। लेकिन उस तार के अंदर असल में दौड़ क्या रहा है? वो कौन सी चीज है जो बैटरी से इतनी तेजी से ऊर्जा उठाकर बल्ब तक लेके जा रही है? इसका सीधा सा तकनीकी जवाब है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। आसान भाषा में कहें तो ये विद्युत आवेशों के बहने की स्पीड या दर है। धातुओं के तारों में ये बहने वाला आवेश और कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ इतिहास से जुड़ी एक बड़ी मजेदार बात है। जब पहली बार बिजली की खोज हुई थी तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी को हवा तक नहीं थी। लोगों ने बस मान लिया कि करंट धनात्मक आवेशों यानी पॉजिटिव चार्जेस का बहाव है। और आज भी परिपथों में हम करंट की दिशा वही पुरानी वाली मानते हैं, जो असल में इलेक्ट्रॉन्स के बहने की उल्टी दिशा होती है ना अजीब? खैर, इस करंट को मापने की जो इकाई है उसे महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर एम्पियर कहा जाता है। और यहाँ स्क्रीन पर एक टिपिकल सर्किट या विद्युत परिपथ देखा जा सकता है। इसमें एक बैटरी या सेल है, करंट को मापने के लिए एक एमीटर लगा है, एक बल्ब है और एक प्लग कुंजी यानी स्विच है। जब यह स्विच बंद होता है, मतलब जब सर्किट पूरा होता है, तो ये एक लगातार चलने वाला रास्ता बना देता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट कैसे सेल के पॉजिटिव सिरे से निकलकर नेगेटिव सिरे की तरफ जा रहा है। अगर यह रास्ता बीच में कहीं से भी टूट जाए तो प्रवाह वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, विभवांतर की व्याख्या। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कौन मारता है? तार में पड़े पड़े वे अपने आप तो चलने नहीं लगेंगे। इसे समझने के लिए पानी के बहाव का एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पानी की पाइप जमीन पर एकदम सीधी पड़ी है। क्या पानी खुद ब खुद बहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम उस पाइप का एक सिरा किसी ऊंची पानी की टंकी से जोड़ दें तो दबाव के अंतर की वजह से पानी तेजी से बहने लगेगा। ठीक ऐसा ही तारों के साथ होता है। तांबे के तार में ग्रेविटी का तो कोई असर होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंतर की जरूरत होती है। इसी अंतर को हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये प्रेशर कौन बनाता है? हमारी बैटरी। बैटरी के अंदर चल रहे रासायनिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को तार में आगे की तरफ धकेलते हैं। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ये नाम इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब एक कूलोम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धकेलने में 1 जूल का काम किया जाता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। और सर्किट में इस वोल्टेज को मापने के लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और इसे हमेशा समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, ओम का नियम और प्रतिरोध। चलिए देखते हैं कि वोल्टेज वाले इस धक्के और करंट के बहाव के बीच क्या गहरा गणितीय रिश्ता है। इस स्लाइड में सबसे कमाल की चीज है ये एकदम सीधी रेखा। साल 1827 की बात है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने नाइक्रोम के तार के साथ ढेरों प्रयोग किए और ये ग्राफ तैयार किया। ये सीधी रेखा चिल्ला चिल्लाकर एक बात साबित करती है, जैसे जैसे तार के सिरों पर वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे उसमें बहने वाला करंट भी बिल्कुल उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, यानी वोल्टेज करंट के सीधे समानुपाती होता है। और इसी शानदार खोज से हमें मिलता है ओम के नियम का वो मशहूर फॉर्मूला V = IR। यहाँ जो R है वो एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। दरअसल जब इलेक्ट्रॉन्स किसी तार के अंदर दौड़ते हैं तो उनका रास्ता एकदम खाली नहीं होता। वे अंदर के परमाणुओं से बार बार टकराते हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है। ये प्रतिरोध बिल्कुल घर्षण यानी फ्रिक्शन की तरह है।
जो करंट के बहाव को रोकने की कोशिश करता है। इस प्रतिरोध को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ओम है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दिखाया जाता है। इस फॉर्मूले का एक बहुत ही मजेदार और काम का मतलब निकलता है। अगर हम प्रतिरोध को दुगना कर दें तो करंट सीधा आधा हो जाएगा। इसी लॉजिक का इस्तेमाल हमारे घरों में पंखे की स्पीड कम करने या रोशनी को डिम करने वाले रेगुलेटर में होता है। इनमें रियोस्टैट्स यानी परिवर्तनीय प्रतिरोध लगे होते हैं, जो वोल्टेज को बदले बिना करंट को कंट्रोल कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, प्रतिरोधकता के नियम। ये रुकावट आखिर आती कहां से है? कुछ तार करंट को आसानी से जाने देते हैं, जबकि कुछ बहुत नखरे करते हैं। चलिए इसके पीछे के भौतिक कारणों को समझते हैं। प्रयोगों से साबित हुआ है कि किसी भी तार का प्रतिरोध 3 मुख्य बातों पर टिका होता है। पहला है लंबाई। एक लंबा तार मतलब करंट के लिए एक बहुत लंबा और थका देने वाला रास्ता, इसलिए प्रतिरोध ज्यादा होगा। दूसरा है मोटाई। एक मोटा तार किसी चौड़े हाईवे की तरह होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल सकते हैं, तो यहां प्रतिरोध कम हो जाता है। और तीसरी सबसे खास बात है उस तार का मटेरियल, जिसे हम विद्युत प्रतिरोधकता या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस टेबल पे नजर डालते हैं। तांबे जैसी धातुओं की प्रतिरोधकता बेहद कम होती है, मतलब ये बेहतरीन कंडक्टर है और करंट को आसानी से आगे जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांच या रबर जैसी चीजों को देखा जाए तो इनकी प्रतिरोधकता तांबे से अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। ये इंसुलेटर होते हैं और करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। और इस डेटा में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य छिपा है। नाइक्रोम जैसी मिश्र धातुएं यानी एलॉयज, इनकी प्रतिरोधकता उन शुद्ध धातुओं से भी ज्यादा होती है जिनसे ये मिलकर बने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ऊंचे तापमान पर भी पिघलते नहीं हैं और ना ही जलते हैं। इसी खूबी की वजह से हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक टोस्टर या आयरन के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है, वो नाइक्रोम जैसी मिश्र धातुओं का ही बना होता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, प्रतिरोधकों का संयोजन। असल दुनिया के गैजेट्स में सिर्फ एक तार या एक पुर्जा नहीं होता, उनमें कई सारे प्रतिरोधक एक साथ जुड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब इन्हें एक सीरीज में लगाया जाता है तो क्या होता है। जब पुर्जों को एक के पीछे एक यानी चेन की तरह जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम या सीरीज सर्किट कहते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसका मतलब है कि सर्किट के हर हिस्से में करंट की मात्रा एकदम बराबर रहेगी। हालांकि जो कुल वोल्टेज है वो हर पुर्जे के अलग अलग वोल्टेज के जोड़ के बराबर हो जाता है। और इस पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालना हो, बस सारे प्रतिरोधों को सीधा जोड़ देना है, R1 + R2 + R3। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है। अगर हम इसमें 1200 ओम वाला एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं तो V को R से डिवाइड करने पर करंट आएगा सिर्फ 0.18 एम्पियर, बहुत कम। लेकिन अगर हम उसी 220 वोल्ट की सप्लाई पर 100 ओम वाला एक बड़ा इलेक्ट्रिक हीटर लगा दें तो क्या होगा? कम प्रतिरोध की वजह से वो सीधे 2.2 एम्पियर का भारी करंट खींचेगा। ये साफ दिखाता है कि किसी भी सर्किट में बहने वाली पावर की असली लगाम प्रतिरोध के ही हाथों में होती है। आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि प्रतिरोध बिल्कुल एक ब्रेक या घर्षण की तरह काम करता है, जो ऊर्जा को बर्बाद करता है और हीट पैदा करता है। कल्पना करना भी कितना रोमांचक है कि क्या हो अगर हम भविष्य में कोई ऐसा मटेरियल खोज लें जिसका प्रतिरोध पूरी तरह से बिल्कुल शून्य हो। कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, तार जरा भी गर्म नहीं होंगे। ये एक ऐसी खोज होगी जो दुनिया भर में ऊर्जा भेजने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और विज्ञान की दुनिया में असीम संभावनाओं के द्वार खोल देगी। ये भविष्य की तकनीक के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।